गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द कंडक्टेंस। तो बेटा मैं एक चीज़ बता दूंगा, पिछले लेक्चर में मैंने बेटा आपको बैटरी भी करवाया था एंड फ्यूल सेल्स भी कराए थे। तो बैटरी और फ्यूल सेल्स बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, तो बैटरी का जस्ट आपने एलिमेंट्री आइडियाज़ ले लो कि होता क्या है, एंड फ्यूल सेल्स का जस्ट आइडिया ले लेना, ठीक है। तो वो सिलेबस में नहीं था, गलती से मैंने आपको करवा दिया। ओके, थोड़ा देख लेना इसको। ओके, नेक्स्ट बेटा कंडक्टेंस मतलब कुछ डेफिनेशंस रह गए हैं, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। और इसका न्यूमेरिकल जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इन कुछ चैप्टरों के न्यूमेरिकल में एक साथ बाद में कंबाइन कराऊंगा, ठीक है। तो अगर इनमें से इस चैप्टर में कुछ रहता होगा आपके हिसाब से सिलेबस का, वैसे तो बेटा मैं देख ही रहा हूँ, फिर भी अगर रहता होगा तो मुझे आप बता देना, मैं आपको पर्सनली अलग से वीडियो बना के वो करवा दूँ। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस हम किसे कहते हैं? इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। कंडक्टेंस को आप कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और डिफाइन एज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है बेटा। ये इसका डेफिनेशन होगा। और याद रखना कंडक्टेंस को हम लिखते हैं जी से, ठीक है। जी बराबर होता है 1/r, ओके। और इसकी ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स या मो, MHO या ओम इनवर्स, ठीक है। अगर इन्वर्स में लिखना है तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, इन्वर्स हटाने के लिए MHO, ठीक है। इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट है बेटा आपके सिलेबस में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, आप कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हो? कंडक्टिविटी डिफाइन है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं बेटा n से, तो n किसके बराबर होगा? 1/, इसके बराबर होगा, ठीक है बेटा, 1/ρ, ठीक है। इसे रो बोलते हैं, ओके। ये क्यू नहीं है, ये रो है, ओके। तो वैसे तो रो हम क्या लिखते हैं? एस की तरह लिख के ऊपर थोड़ा फोल्ड करते हैं ना। ये 1/n 1/ρ होता है। तो याद रखना आप इसके जगह क्या लिख सकते हो? 1/r। उसके बाद क्या कह रहे हैं बेटा? अगर a बराबर 1 आ जाए और a बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए और ये n को g के इक्वल पुट कर ले, तो बेटा हम फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, ठीक है बेटा। आप चाहो तो इसकी फार्मूला लगा सकते हो n = 1/ρ, ठीक है बेटा। ये सब आप नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है। मेन बेटा इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए और इसका सिंबल आना चाहिए। इसका डेफिनेशन क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सोल्यूशन में बी डिफाइन एज कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन किसका? 1 सेंटीमीटर लेंथ, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस को डिफाइन मतलब कि इफेक्ट करता? पहला क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन सोल्यूशन टू प्रोड्यूस आयन। अब देखो बेटा, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, देखो सबसे पहला फैक्टर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट अच्छा नहीं होगा तो वो क्या होगा? देखो बेटा, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर लूँ। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरी तरह से डिसोसिएट यानी कि पूरी तरह से ब्रेक हो जाए और आयंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बेटा। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि 70 to 90% वो डिसोसिएट होता है और 10% वैसे की वैसे ही रह जाता है, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। और ये डिसोसिएट होता है और इन्हीं आयन के करके क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है उस सोल्यूशन में, ठीक है। हिंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिजोल्व और मोल्टन स्टेट, ठीक है। HCl NOH और KCl क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये नीचे जी है CS3OH और NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो वो कंडक्टेंस जो आयंस प्रेजेंस होने के करके किसमें? सोल्यूशन में होने करके हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट और आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है बेटा। आयनिक कंडक्टेंस किसके करके होता है? जो आयंस प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में। द फॉलोइंग फैक्टर गवर्न द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इंट्रैक्शन, ठीक है बेटा। आप देखो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्ट करते हैं, एक तो मैंने ऊपर बता दिया है, उसका पहला पॉइंट मैंने फिर लास्ट में बताया था। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है और उसके इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कैसी है। लेसर ऑफ द सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन, याद रखना जितना कम सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा फ्रीडम होगा मूवमेंट में
आयंस की और उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। अब इस चीज़ को समझो, सल्यूट क्या होता है ये समझो बेटा। एक सॉल्यूशन होता है, देखो जैसे पानी में आपने चीनी घोला, ठीक है बेटा, तो पानी क्या हुआ, एक्वस मतलब पानी क्या हुआ, लिक्विड हुआ, ठीक है बेटा। और जो वो चीनी है यानी कि शुगर है वो क्या है, सल्यूट है। यानी कि मैंने क्या किया, अब सल्यूट कौन है, शुगर है, ठीक है बेटा, और उसको किसमें आपने डाला, पानी में, और वो क्या बन गया, सोल्यूशन। अब आप इस लाइन का मतलब ये है कि उन मतलब कि शुगर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जितना कम अट्रैक्शन होगा, ठीक है बेटा, जितना कम इंट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी उतना ज़्यादा क्या होगा, मूवमेंट। इसका मतलब देखो, अगर वो आपस में इंट्रैक्ट नहीं करेंगे या तो मान लो उनमें कोई भी चार्जेस ना प्रेजेंट हो, मतलब वो आपस में कुछ रिएक्ट ही ना करे, उतना जल्दी और उतना फ्रीली वो मूव कर पाएंगे। और बाई चांस मान लो कि वही आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मूवमेंट अच्छे से होने नहीं देंगे। दूसरा क्या बेटा, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। लार्जर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का, उतना ज़्यादा क्या होगा, आयंस एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, और उतना कम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, ठीक है बेटा। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन ऑफ आयन होगा उतना ही कम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। अब सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, सल्यूट मैंने क्या बोला था एग्जांपल के तौर पे बेटा, ठीक है, ऑलवेज वही चीज़, अब शुगर और वाटर नहीं होता, मतलब शुगर और, अब देखो बेटा मैं क्या बोला था, मैंने सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन मतलब शुगर और शुगर के मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन नहीं होगा अगर उनके बीच में अगर मान लो शुगर और शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब सल्यूट सल्यूट में इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, इजीली फ्रीडम से घूमेंगे, पहला। और वही क्या, इसके साथ ये भी होना चाहिए कि वो जो सल्यूट है और सॉल्वेंट है, मतलब जिसमें इसमें घोला है, वो जो सल्यूट को हमने जिसमें घोला है उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उनमें अट्रैक्शन या किसी तरह का भी इंट्रैक्शन होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि वो मूवमेंट करने देगा ही नहीं अपने अंदर, ठीक है, अगर इंट्रैक्शन होगा तो। दूसरा क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। लार्जर इज द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगा, लार्जर विद द विस्कोसिटी एंड मोर विद द रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा, विस्कस मतलब गाढ़ा, जितना ज़्यादा, अब देखो बेटा आप इसको इस तरह समझ सकते हो, एक आप क्या करो, सिंपल सा आप कोई पेन ही लो या कोई भी पेपर लो, उसको मीन्स मतलब एक कंटेनर ले लो, ठीक है, उस कंटेनर में आप क्या करो, अब देखो बेटा जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है बेटा, मतलब जितना ज़्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, अब देखोगे अब मान लो एक कंटेनर ले लो, कंटेनर में वाटर ले लो, वाटर में डाल के आप ऐसे ऐसे चाहे इस पेन को करके देखना, आपको ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगेगा। उसी कंटेनर में आप किसी कोई एक ऐसा चीज़ डालो जो वाटर को क्या करे, जेल में कन्वर्ट करे। जैसे जैसे वो गाढ़ा होना शुरू होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा अपने पेन को मूव करने में। मैं मतलब सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और यही सेम चीज़ होता है बेटा सॉल्वेंट के साथ। अगर जितना ज़्यादा विस्कस होगा लिक्विड, ठीक है बेटा, देखो जितना ज़्यादा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा विस्कस होगा, और जितना ज़्यादा वो विस्कस होगा उससे क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। उसी तरह याद रखना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन राइजेस, सल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या होगा, सल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेटा नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। एज वी नो हमने ऊपर पढ़ लिया था बच्चे की n किसके बराबर होता है। अब n ऊपर देख लेना, n का मतलब क्या, मैं दोबारा बता देता हूँ। कंडक्टिविटी, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ना कंडक्टिविटी n का होता है, तो ये क्या बोल रहा है, n बराबर होता है 1/r, मतलब a/a, ठीक है। वैसे तो बेटा आप यहाँ पे l/a भी लिख सकते हो, ठीक है, a की जगह आप l/a भी लिख सकते हो, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये इसके बराबर 1/r मल्टीप्लाई l/a। याद रखना द वैल्यू ऑफ n कुड बी नाउन, ठीक है, वैल्यू ऑफ n क्या होता है हमें पता होता है। ये बोल रहा है कि इफ़ वी मैयर द लेंथ एरिया और r, क्या बोल रहा है ये, आप अगर मैयर कर सको, अगर आप मैयर करना चाहते हो इसकी वैल्यू और a की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस of the solution are between two parallel electrode determined by the Wheatstone bridge method। आई थिंक बच्चे ये आपने फिजिक्स में किया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, मेरे हिसाब से तो हमने किया होता है पहले भी, +1 में भी ये चीज़ किया होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में आपने
हम आपने देखा होगा ना, 4 तरह के रेजिस्टेंस लेते हो, R1, R2, R3, R4। उसमें क्या करते हैं, एक को हम बाकी को मतलब 4 तरह का रजिस्टर लेते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, पहले नीचे पढ़ते हैं होता क्या है, ठीक है। हो सकता है कईयों ने पढ़ा हो, कईयों ने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। इसके बीच में ये होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए 2 फिक्स रजिस्टर R3, R4। इसमें क्या करते हैं, 2 रजिस्टर लेते हैं, R3 फिक्स लेते हैं, और इसमें जो R1 है वो बेटा वेरिएबल होता है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग अननोन रेजिस्टेंस R2। मतलब क्या करते हो आप, 2 फिक्स रेजिस्टेंस लेते हो, R3, R4। दोबारा देख लो बच्चों, R3 और R4 जो है इसको क्या करते हैं, हम फिक्स रखते हैं, ठीक है। R1 को हम वेरिएबल रखते हैं, मतलब R1 को आप चेंज कर सकते हो, और R2 जो होता है बच्चे उसका क्या होता है, वो अननोन होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट पासिंग थ्रू डिटेक्टर, ठीक है बेटा। तो इस ब्रिज को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है बेटा। ये देखो, यहाँ से यहाँ हमने वायर जोड़ा होता है और यहाँ पे हमने सोर्स दिया होता है, ठीक है। और बीच में हम क्या डालते हैं, बीच में हम इसको किससे जोड़ते हैं, मतलब यहाँ से आपने सीधा वायर जोड़ के इसको डिटेक्टर से जोड़ दोगे। और बेटा ये सब फिजिक्स में आपने व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से किया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने में ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। तो फिजिक्स वाले मैम ने वैसे मेरे से अच्छे समझाया होगा आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है। द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट पासिंग थ्रू इट। और इस कंडीशन में क्या होता है बच्चे, R1 बराबर होता है, यहाँ R1 है बेटा, R1 अपन R2 बराबर होता है R3 अपन R4 के। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 वैल्यू फिक्स है, तीसरा वेरिएबल है, ठीक है बेटा, तो आप कोई भी अगर कोई वैल्यू नहीं भी दिया तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें R2 नहीं दिया हो तो मैंने क्या किया, R2 को यहाँ से लेकर इसको यहाँ भेज दिया और ये सॉल्व कर ले। ये R1 थोड़ा ऊपर चल गया, ठीक है। मैंने पहले बताया था ये थोड़े नोट्स चेंज हो जाते हैं, ये R1 है, ये R4 अपन R3, तो मैं R2 निकाल सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आप व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से निकाल सकते हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। It may be defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electron। मतलब कितनी कंडक्टिंग पावर होगा सभी आयंस की जब हम क्या करेंगे बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद क्या, डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसको प्लेस करेंगे 2 लार्ज इलेक्ट्रोड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। याद रखना, इसमें जो 2 लार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक दूसरे से कितना दूर होते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, डेल्टा एम बराबर होता है n, ठीक है बेटा। ये यस बच्चे, एक चीज़ और देख लो थोड़ा सा, बच्चे थोड़ा सा। आई थिंक मुझे लगता है कि जो ऊपर मैंने दूसरे PDF में आपको दिखाया था ना, वहाँ पे थोड़ा सा शायद PDF की जब मैंने सेव किया था शायद उसमें प्रॉब्लम आ गई है बेटा। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी बराबर होता कापा, वहाँ पे शायद गलती से n लिखा था, वही मैं सोच रहा था कि वो गलत था बेटा। वहाँ पे पता नहीं इतनी गलतियाँ कैसे होगी उस PDF में। तो यहाँ पे बेटा वो कंडक्टिविटी कापा के बराबर होता है, और कापा बराबर होता है 1/ρ, और 1/ρ को अगर फर्दर लिखोगे तो 1/r/L/A, ठीक है बेटा। तो अगर आप 1/r की बात करो तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, तो हम इसको 1/r बराबर होता है जी। और याद रखना, जी किसके बराबर होता है, 1/r, तो यहाँ पे 1/r की जगह जी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर L1 है, A1 है, तो K की वैल्यू जी के बराबर होगा, ओके। हाँ जी बच्चे, ये देख लो, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो ये देख लो, ये बराबर होता है कापा इंटू वी, ठीक है बेटा। और ये फर्दर बराबर होता है कापा। अगर आपने बेटा क्या निकालना है, ये हम कब लिखते हैं बेटा, ये जो आपको सैम्पल दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कापा मल्टीप्लाई 100/C, ठीक है बेटा। इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, वी क्या है बेटा, इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, ओके।
तो अगर आप मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है कापा इंटू 100 अपॉन सी, और इसका अगर आप यूनिट लिखना चाहो बच्चों तो क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, आपको यूनिट आना चाहिए। अगर विदाउट यूनिट अगर आप कोई भी चीज़ सॉल्व करोगे तो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो पता नहीं उस वाले फाइल में कैसे यहाँ पे एन आ गया, आई डोंट नो। आई थिंक जब मैंने चेंज किया तो एक्चुअली होता क्या है बच्चे, इसे हम लिखते हैं कापा, ये के नहीं है ये कापा है। तो हम मतलब जब हम मतलब चेंज करते हैं ना फॉर्मेट किसी चीज़ का, तो वो अपने प्रीवियस वाले फॉन्ट में आया था, तो वहाँ पे शायद एन लिखा आ गया होगा, ये कापा है। ठीक है बेटा, इसे के नहीं है, ये कापा बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी में क्या होता है, इट इज़ अ कंडक्टिंग पावर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये किसका बराबर होता है, ये कंडक्टिंग पावर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कब, जब इसे प्लेस करें दो लार्ज इलेक्ट्रोलाइट, और वो दोनों की और दो दाल इलेक्ट्रोलाइट, उन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस कितना हो, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर था कापा इंटू वी। और अगर हम यहाँ देखो बेटा सेम, और बस नीचे आपने EQ लिख देना, और ये बराबर था कापा इंटू थाउजेंड्स अपॉन एन। इसमें V वॉल्यूम है और N क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी। अब अगर आपको कहीं पे M दिख जाए तो मोलैरिटी, और N दिख जाए तो नॉर्मेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि क्या वेरिएशन यानी क्या चेंजेस आएगा कंडक्टिविटी में, कब, जब मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी कब देखें, डिल्यूशन के साथ। डिल्यूशन का मतलब आपको पता है ना क्या होता है बेटा, एक होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, एक होता है डिल्यूटेड। डिल्यूटेड मतलब जब उसे हम उसमें पानी मिला के उसको पतला करते जाएं। ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा जब हम क्या करें, कंसनट्रेशन को डिक्रीज। याद रखना बेटा, जब भी कंसनट्रेशन डिक्रीज होगा कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। अब इसके पीछे रीजन देखो बेटा क्या होता है, व्हेन वी ऐड वाटर इन द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो क्या होता है देखो बेटा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, आयंस पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, आप उसमें आप क्या मिलाओगे बेटा, उसमें वाटर मिला के उसे डिल्यूटेड करोगे, तो आयंस की दूरी क्या होगी, एक दूसरे से बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, डिल्यूट कर रहे हो। अब इसमें देखो क्या लिखा है इन्होंने, इट इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैरी द करंट सोल्यूशन डिक्रीज ऑन डिल्यूशन। मतलब क्या है कि देखो बेटा, जितना ज़्यादा आयंस पास होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, और जब आप डिल्यूशन करोगे तो क्या होगा, मान लो पहले आयंस यहाँ पे प्रेजेंट, आपने डिल्यूशन किया मतलब पानी डाल के पतला किया, तो वो क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, एक यहाँ पे, अगर वो दूर जा रहे हैं तो बेटा मतलब क्या है, उनको ज़्यादा दूरी, अब मतलब कि जब उनमें माइग्रेशन होगा तो उनको ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा पहले के मुकाबले। ठीक है बेटा, अपने ऑपोजिट चार्ज के तरफ जाने के लिए। तो बेटा हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे जैसे डिल्यूशन बढ़ेगा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। मोलर कंडक्टिविटी बात करें, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब अगर आप कंडक्टिविटी की बात करो डिक्रीज होता है, बट मोलर कंडक्टिविटी की बात करो तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, डिक्रीज करना, दिस इज बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वन ऑफ इलेक्ट्रोड आल्सो इंक्रीज। ठीक है बेटा, ये इसलिए होता है, देखो बेटा ध्यान से सुन लो, कंडक्टिविटी चाहे डिक्रीज होता है पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके बेटा, क्लियर है, क्योंकि जब आप इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो भी इंक्रीज होता है, उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन के, मतलब जब भी आप कापा की वैल्यू डिक्रीज होगी जब आप डिल्यूशन करोगे किसका, सोल्यूशन को, इज मोर देन कंपनसेटेड बाय द इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, मतलब एक परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा अगर डिल्यूशन करोगे तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बेटा ग्राफ है किसके बीच में बेटा, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ क्या आएगा, ये वाला है, इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, थोड़ा सा याद रखना, ग्राफ भी देख लेना। ओके, इसके बाद बच्चे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। याद रखना, अगर कंसंट्रेशन को हम जीरो तक ले जाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है बेटा, अगर कभी भी मोलर कंडक्टिविटी हम अब द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कब, जब कंसंट्रेशन को हम क्या करें, अप्रोचेस टू जीरो तक ले जाएं।
ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसमें बट बेटा चेंज क्या आएगा, सेम वही आएगा, डेल्टा एम ही आएगा, बट उसके ऊपर क्या आएगा, एक छोटा सा जीरो टाइप का आ जाएगा, ठीक है बेटा। वो बोलता है इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए वो होता है। इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये देखो बेटा, बस छोटा सा ओ टाइप हो गया ना, छोटा ये निशान होता है स्टैंडर्ड का भी है और इनफाइनाइट डिल्यूशन का। इन ए केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व डेल्टा एम वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन on the contrary the value of molar conductivity of weak electrolyte and infinite dilution cannot determined by the, याद रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम पता कर सकते हैं बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम पता नहीं कर सकते हैं, मतलब ठीक है बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप पता कर सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसको आप पता नहीं कर सकते हो। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एम और डेल्टा एम नॉट फॉर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सबसे पहले मतलब किस साइंटिस्ट ने पढ़ा था, मतलब किसने डिस्कवर किया था, उसे बोलते हैं डीवाई हक्कल, ठीक है बेटा। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही, इनका काफ़ी रोल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। कंडक्टिविटी रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है। इनके चीज़ें हम बेटा बड़े बड़े क्लासेस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एंड डिवाई हक्कल एंड ऑन साइकिल, दो साइंटिस्ट है, ठीक है। और इन्होंने हमें क्या दिया था, ये वाला डेल्टा एम, ठीक है बेटा, इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा सेम आएगा, बस यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आएगा, माइनस बी और माइनस बी अंडर रूट सी, और यहाँ पे अंडर रूट हटा के इन्होंने 1/2 लगा दिया, ठीक है। डेल्टा एम इन्फिनिटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, ठीक है बेटा। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खरास लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, इट इज स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंट एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनाइन एंड कटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनाइन और कटाइन इन द इलेक्ट्रोलाइट से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन जनरल क्या बोल सकते हो, इफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स वी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव मतलब कटाइन और वी नेगेटिव मतलब अनाइन, तो देन लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, ये देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये देखो वी पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव नॉट, वी नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव नॉट, ठीक है बेटा। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन का क्रॉस लॉ में मतलब फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। हेयर लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट माइनस क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटाइन और अनाइन रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ खरास लॉ क्या बताता है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, वीक एसिड होता है। इसकी अगर हम इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए ऑब्टेन करें, अगर इसकी इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए हम ग्राफ बनाना चाहिए तो वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या करेंगे हम, acetic acid at infinite dilution can be obtained from the knowledge of molar conductivities at infinite dilution of the strong electrolyte like HCl। मतलब हम क्या करेंगे, इसको निकालने, देखो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी निकालने के लिए हम पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से थोड़ा हेल्प लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब KCl, CH3COO Na और NaCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। अगर देखो बच्चे वैसे तो नहीं पूछते पेपर में कभी क्या मतलब कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स, बट बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा आपको इस चीज़ के पता होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। बिकॉज अगर ग्राफ आ गया तो बेटा आप तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो, ये देखो बेटा इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए किसका निकाला है, एसिटिक एसिड का। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ देंगे। आपको मैंने पीछे दिखाया था ना, तो पीछे हमने फार्मूला दिखा था नीचे, उसी तरह से पॉजिटिव का, ये देखो लैम्डा नोट पॉजिटिव वाला, लैम्डा नोट नेगेटिव वाला, ठीक है। तो इसको फर्दर किस तरह लिख सकते हो आप, इसको किससे कंपेयर कर रहे हो, दूसरों से। आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, आप क्या करोगे, ये देखो बेटा इसको निकालने का क्या तरीका होता है, पीछे फार्मूला मैंने दिखाया था ना आपको, ये देखो लैम्डा नोट एम सी, मतलब इसका निकाल रहे हो ना, आप क्या करोगे, ये प्लस करोगे HCl का और माइनस कर दोगे NaCl का, ठीक है। मतलब इसमें एक स्ट्रॉन्ग को प्लस कर दोगे और दूसरे को माइनस कर दोगे, तो आप क्या निकाल पाओगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है
डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हो। बच्चे मैं एक चीज़ थोड़ा सा बोल दूं, ये सब डेफिनेशन बेटा कहाँ यूज़ होता है, सीधे ही न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का यही फार्मूला है, ठीक है बेटा, ये फार्मूला लर्न कर लेना, ओके। और इसी तरह पर इसका बेटा थोड़ा सा आप मैं बोलूँगा बुक को भी देखना, ठीक है, यहाँ से मत पूरा करना, थोड़ा यहाँ से करोगे तो बेटा आपको पता नहीं लगेगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बुक भी थोड़ा देखना, ओके। तो एक बार बडिंग इस ये जब नोट्स रखोगे सामने ये रखना और सामने बुक रखोगे तो अच्छा समझ आएगा चीज़ों को, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बेटा मुझसे पूछ लेना, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के और वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको बेटा डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, वैसे तो अगर बुक में देखोगे तो बुक में ये सब सॉल्व करके दिखाया गया, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के, ठीक है बेटा। तो हम अभी डायरेक्ट ही कर रहे हैं फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल को हम किससे लिखते हैं, अल्फा से, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और कभी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने आ जाए तो याद रखना हम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, के इक्वल टू ये वाला, ओके बेटा। ये मेनली आपका यूज़ होगा किसमें, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। और इसके भी एक बार आप पढ़ोगे तो बुक के सामने ज़रूर रखना, ओके। ये बेटा फार्मूले से इसको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा आपको। यूज ऑफ डेल्टा जी इन रिलेशन ऑफ EMF वैल्यू ऑफ हाफ सेल रिएक्शन when we have two half cell reactions such as on the adding them we obtain another half cell reaction। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास दो हाफ सेल रिएक्शन आप उसको ऐड करते हो तो आपको एक और हाफ सेल रिएक्शन मिलता है, ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, देन देयर EMF कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, मतलब कि अगर मतलब आपके पास दो हाफ सेल रिएक्शन है उसको आपने ऐड किया तो आपको एक और हाफ सेल रिएक्शन मिलता है। ऊपर मैंने दिखाया था एनोड कैथोड को ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक और हाफ सेल रिएक्शन मिलता है, ठीक है बेटा। मतलब दो हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है बेटा, दो तरफ हाफ सेल रिएक्शन उनको ऐड किया एक और हाफ सेल रिएक्शन होगा। पर क्या बोल रहे हैं कि उनके EMF को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन डेल्टा जी, ठीक बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें यहाँ पे, बट क्या बोल रहा है कि बट इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन लाइक डेल्टा जी कैन बी एडिड, मतलब क्या बोल रहे हैं, डेल्टा जी को ऐड कर सकते हो और EMF कैन बी रिलेटेड देम। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हो, बट क्या था थर्मोडायनेमिक्स में हम ऐड कर सकते थे, मतलब हम उसकी हेल्प से लेकर उसकी टेक्निक को यूज़ करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, EMF को भी ऐड कर सकते हैं। कंसिडर करना दो हाफ सेल रिएक्शन, Fe टॉप पॉजिटिव में दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना बेटा, Fe पॉजिटिव और इसका क्या हुआ, E नोट का कोई ना कोई वैल्यू आया, ठीक है, इसको मान लो E1। इसी तरह बच्चे क्या है नेक्स्ट में, क्या देखो बेटा, Fe3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके पास ये आई, ये इसको E2 मान लो, उसको E1, इसको 2 और तीसरे को क्या मानो, E3 मान लो। When we can easily observe that the third reaction can be obtained by subtraction the first reaction। मैं ध्यान से अगर देखो तो क्या बोल रहा है ये कि हमें देखने से ही पता लग गया कि जो तीसरा रिएक्शन है यानी E3 वाला है वो कहाँ से मिला है, जब हमने उसको किससे माइनस किया, पहले वाले से रिएक्शन से, सॉरी जब उसको किससे माइनस किया, दूसरे वाले रिएक्शन से, तो हमें कौन सा मिला, थर्ड रिएक्शन मिला। बट द सेम रिलेशन डज नॉट अप्लाई ऑन द EMF, मतलब सेम रिलेशन हम EMF को प्लस करने में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप अगर EMF को निकालना चाहते हो तो आप सेम रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे आपने ऐसे ऊपर में कर दिया, आपने पता लगा लिया कि हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड को माइनस किया, थर्ड आ गया, तो उसी तरह EMF में ऐसा आप मतलब सेकंड में से फर्स्ट निकाल के थर्ड का EMF आप निकाल नहीं सकते। इसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा जी को रिलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब देखो बेटा इसी तरह हमने क्या लिखा, डेल्टा जी वाला केस लोगे, अगर आप डेल्टा जी वाला केस लोगे तो क्या लोगे, डेल्टा G3 बराबर होगा डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। तो आपने सिंपल डेल्टा जी किसके बराबर होता है, NFE माइनस NFE के बराबर होता है बेटा। आपने याद रखना थर्मोडायनेमिक के थोड़े टर्म आपको याद करना पड़ेगा, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE। तो बस वैसे पुट करना, जहाँ 3 है बेटा 3 है ना, सबके नीचे 3, 2 है सबके नीचे 2, ठीक है बेटा। उसी तरह अपना फार्मूला पुट किया और आपके पास क्या आ गया, ये वाला आ गया। आप ध्यान देखो इनमें ये कटने वाला चीज़ का एफ सब में कट जाएगा, ठीक है बेटा। जब कट जाएगा तो आप देखो क्या आएगा, E3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस E3 इक्वल टू 3E2 प्लस 2E1, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो बेटा, ठीक है, EMF निकाल सकते हो E3 का इस फॉर्मूले को। और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, गिब्स फ्री एनर्जी को यानी डेल्टा जी को यूज़ किया, ओके बेटा। इसके बाद है बेटा फॉर्मूलेस, वो बेटा आप खुद देख लेना, ठीक है।
तो एक बार ये फार्मूला का मतलब है ये रिवाइज हो जाएगा आपका सारा का सारा पीछे वाला फार्मूला देख लेना, और इसके साथ ही आपका बेटा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ओके, वो कल से शुरू करेंगे। एंड बच्चों एक और बात, बेटा एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर कुछ रहता है, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिस हो गया तो मुझे बता देना, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।